हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करेंगे, आपसे हमने बोला था कि अभी आप थ्योरी कर लीजिए क्रॉनिकल का, जो अभी न्यू मैगजीन आई है इस मंथ की, तो हमने उस थ्योरी को करवा दिया है। जो लोग थ्योरी नहीं करे हैं, नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है और वीडियो का लिंक भी थ्योरी का दिया गया है, जाके आप उस थ्योरी को कर लीजिए। जो राज्य आधारित आपके जितने भी क्वेश्चन जुलाई मंथ में बने थे, उसको थ्योरी के फॉर्म में करवाया हूँ। यहाँ पर आज उसी थ्योरी का हम क्वेश्चन आंसर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरी के पार्ट में करवाए थे उसका क्वेश्चन आंसर, तो चलते हैं, हम शुरू कर लेते हैं उसका क्वेश्चन आंसर। आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी थी कि हमने पॉलिटी के लिए एक मैम उनको हायर किया है, ठीक है। तो वो मैम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगी, पूरा पॉलिटी जितना भी है पूरा ख़त्म कर देंगी, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन का वो वीडियो आपका 12 बजे से 1 बजे के बीच में डेली आ जाएगा दोपहर के समय में। तो आप उनका वीडियो डेली 2024 का जो पॉलिटी का बुक आया है वही सॉल्व करवाएंगी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगी, आप सब उसको डेली देखिए और अपने पॉलिटी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, इसीलिए मुझे लगा कि हम हो सकता है ना कंप्लीट कर पाएँ, इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा, ठीक है, ताकि आपका पूरी तरह से सिलेबस ख़त्म हो जाए। एक बात जान लीजिए, इस चैनल पर कभी भी आप नहीं देखे होंगे किसी फालतू वीडियो का, ठीक है। यहाँ पर चाहे व्यू आए या ना आए, कोई डजन मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको एक क्लिक बेट वाला आपको एक वीडियो ला दूं, हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएस, हाउ टू क्रैक आईएएस इन 20 डेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर होगा, ना डेली स्ट्रेटजी बताई जाएगी। सब कुछ स्ट्रेटजी आप जानते होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, कौन सी बुक पढ़नी है, किससे हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस चैनल पर आप कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बता पाएंगे जिससे आपका समय लॉस हो, क्योंकि मुझे पता है एक स्टूडेंट का समय क्या होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चैनल पर सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 25 जुलाई 2024, ठीक है, 25 जुलाई 2024 को यूपी एडा, हम बताए थे यूपी एडा की स्थापना कब हुई थी, तो यूपी एडा की स्थापना हुई थी 2007 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ने किस कंपनी के साथ रक्षा गलियारे को एक व्यापक बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस कंपनी के साथ किया गया? तो एक निजी कंपनी है, उसके साथ किया गया है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो किसके साथ किया गया है? यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आंसर है क्या? चलिए, अब आपका आंसर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए हमने जितना थ्योरी का पार्ट पढ़ा है उसको हमको कितना तैयार है, ठीक है। तो किससे? यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के द्वारा। तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए, ये इसमें कह रहा है यूपी ईडा और यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रक्षा परीक्षण और संरचना योजनाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर इसी का क्वेश्चन है कि शोध और विकास के लिए 3 डोमेन की पहचान की गई थी, उनमें से कौन कौन से शामिल हैं और कौन नहीं है? तो कौन नहीं है उसको बताना है। तो कृषि विकास नहीं है, उपकरण और औजार ये शामिल था, मशीनरी और रक्षा प्रौद्योगिकी ये तीनों शामिल था, लेकिन कृषि विकास नहीं शामिल था। तो इसमें सिर्फ आप इतना ही याद करिए कि यूपी ईडा, ठीक है, यूपी ईडा एंड किसके साथ है? यूएस, ठीक है, यूएस के साथ एक कंपनी, निजी कंपनी है, ठीक है। अमेरिका यूएस से मत समझिएगा, ठीक है, यूएस और ये इसके यूपी ईडा के साथ समझौता हुआ है, रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा गलियारे, मशीनरी, औजार ये सब के लिए, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत किसने की? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ से की? लखनऊ के अकबर नगर से। ठीक है, लखनऊ के अकबर नगर से, जहाँ पर काफ़ी बिल्डिंगों को गिराया गया, वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। किससे ये इंस्पायर था? तो एक पेड़ माँ के नाम, मतलब जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसी से इंस्पायर था। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत कब हुई थी, ये बताइए। तो ये 20 जुलाई 2024 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की। ठीक है, ये याद रखेंगे किसने शुरू किया था? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर 36.50 करोड़ रुपए लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना? 36.50 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मित्र वन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मित्र वन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो लोग पढ़े होंगे वो पूरी तरह से हर क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित आवरण बनाना मित्र वन योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किन विशिष्ट वनों के विकास को निर्देश दिए गए हैं? तो किन विशिष्ट वनों के विकास को निर्देश दिए गए हैं? तो ये शक्ति वन, युवा वन और बाल वन, इन्हीं को विकसित करने का निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर ये देखते हैं, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2024 का आयोजन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 12 से 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का। तो 12 से 14 और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 से 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में किया गया आम महोत्सव का। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 के दौरान किस देश को 40 टन आम निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो 40 टन आम निर्यात जापान और मलेशिया को की गई है। ठीक है, किसको? जापान और मलेशिया को। जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और जो लोग पुराने होंगे वो सब लाइक कर देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध आम की पहली बार अमेरिका को निर्यात किया जाएगा? तो अमेरिका को कौन से आम का निर्यात किया जाएगा? तो दशहरी। दशहरी मतलब कौन सा ऐसा ज़िला है जो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। अगर मैं पूछूं चौसा, तो ये सहारनपुर, याद रखेंगे, सहारनपुर। लंगड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लंगड़ा याद रखिएगा, बनारस। तो बनारस में सबसे ज़्यादा लंगड़ा आम होता है। ठीक है, चौसा सहारनपुर में, दशहरी लखनऊ में। ठीक है, तो ये दशहरी आम अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। अमेरिका को दशहरी पसंद आ गया। ठीक है, तो ठीक, तब तो आम का सीज़न लगभग जा ही रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ ही दिन बचे हैं आम के लिए। उत्तर प्रदेश का आम उत्पादन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन का कुल क्षेत्रफल 3,15,000 हेक्टेयर है। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन आया था, इसी में है, किसानों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में पैक हाउस स्थापित किए हैं? तो किन शहरों में पैक हाउस स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में दशहरी जहाँ है, वाराणसी में लगड़ा, सहारनपुर में चौसा, अमरोहा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इन्हीं 4 जिलों में पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आम से ही रिलेटेड एक पैक हाउस होता है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान संस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीडरशिप, ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से 2024 कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? कृषि नेतृत्व पुरस्कार से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
यहाँ कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में की गई थी। कब? 1952 में की गई थी। अब देखिए, यदि गन्ना अनुसंधान संस्थान को 1 अप्रैल 1969 को किसके अधीन कर दिया गया। तो ये इसको किसके अधीन कर दिया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1969 को भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के अंडर कर दिया गया, इसके अधीन इसके कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है 10 जुलाई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की कुल आबादी कितनी है। कह रहे हैं सारस क्रेन की कुल आबादी कितनी है। तो सारस क्रेन की कुल आबादी 19,918 है। सबसे ज़्यादा सारस क्रेन कहाँ है? तो इटावा में है, याद रखेंगे, इटावा में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन है। अब देखिए, सारस क्रेन की ग्रीष्मकालीन जनगणना में उत्तर प्रदेश में कितने नागरिकों ने भाग लिया। तो 10,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। 10,000 लोगों ने गिना कि कहाँ कहाँ सारस पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जगह की सारस की स्थिति दयनीय है। फिर कहीं कहीं तो 1 ही 2 मिल रहे हैं, कहीं कहीं एकदम मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकी दया, मतलब सारस क्रोन अभी तो बढ़े हैं। ठीक है, तो बढ़े कितना है यही पूछ रहा है। ग्रीष्मकालीन जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की, ये हमारा राजकीय पक्षी है, क्योंकि ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एक राजकीय पक्षी है। ठीक है, आबादी में कितनी वृद्धि हुई, जैसे मोर पूरे भारत का है वैसे सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का है। तो आबादी में कितनी वृद्धि हुई है, तो इनके आबादी में कितनी वृद्धि हुई है, तो इनकी आबादी में 396 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन थोड़ा सा हुई है, तो चलिए कम से कम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि थोड़ा सा हुई है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई है। कितने % वृद्धि हुई है, तो ये बताइए। तो ये कितने % वृद्धि हुई है, ये 36% वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखेंगे कितने, 36% वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहा है 2016-17 में उत्तर प्रदेश में दाल उत्पादन कितना था। 16-17, ठीक है, तो 2016-17 में जो दाल उत्पादन था वो 2.394 मिलियन टन था। मतलब उस समय की जो गणना हुई थी कृषि, उस समय कहते हैं 2.34 मिलियन मीट्रिक था दाल उत्पादन में। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ करा गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कितने हेक्टेयर में दाल फसल क्रॉप डिमॉन्स्ट्रेशन आयोजित करेगी। तो कितने हेक्टेयर में, तो याद रखिएगा 27,200। ठीक है, तो 27,200 हेक्टेयर में, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार दलहन फसल प्रदर्शन आयोजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सलखन जीवाश्म पार्क के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में हमने पढ़ाया है, तो हमने पढ़ाया था कहाँ पर है ये सलखन जीवाश्म पार्क। तो आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो आप बता देंगे, सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र में है। इसके बारे में और देखते हैं। करा सलखन जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म किस प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं इसमें जो जीवाश्म पाए गए हैं ये किस प्रकार के हैं, शैवाल स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के हैं। तो शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करा सलखन जीवाश्म पार्क में जीवाश्मों की आयु का अनुमान कितना है। तो जीवाश्मों की आयु का अनुमान कितना है, लगभग 1400 मिलियन वर्ष है। मतलब इसमें जो जीवाश्म पाए गए हैं उनका एज काउंट किया गया था कि इतना, देखते हैं कितना एज के हैं ये, तो उसमें 1400 मिलियन वर्ष बहुत पुराने पाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर पूछे सलखन कहाँ है जीवाश्म पार्क, इम्पोर्टेंट है, सुर्खियों में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
तो उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजना, 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो 3 परियोजनाओं के लगभग 211 करोड़ रुपए। ठीक है, तो लखनऊ, प्रयागराज, देवबंद, ये सब थोड़ा सा विकसित करने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ आ रहा है ना 2025 में, इसी में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा राशि 152.37 करोड़ रुपये दी गई है। ठीक है, कि ताकि शौचालय की व्यवस्था, अपशिष्ट उपशिष्ट की व्यवस्था अच्छे से हो पाए। लखनऊ के वारीकलर स्थित सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसी में, ठीक है, जो 3 आपके स्कीम लॉन्च हुई है, स्कीम क्या प्रोजेक्ट 3 के लिए पैसा आवंटित हुआ है, उसमें सीवेज लखनऊ में जो सीवेज उसके लिए है, तो उसके सीवेज के लिए कितने 27.02 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ठीक है, इसकी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखा गया बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड जिसको बोले ने 3 जुलाई 2024 को किस संस्थान के साथ जलवायु परिवर्तन और सतत विकास समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये बताना है। तो किसके, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट WRI इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ, किस संस्थान के साथ, इसी के साथ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड और WRI के बीच समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, जलवायु वित्त अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया बर्ड किसके द्वारा परिवर्तित एक स्वायत्त संस्थान है। तो बर्ड किसके द्वारा परिवर्तित एक स्वायत्त संस्थान है, तो ये याद रखेंगे। पेपर में आ सकता है कि बर्ड किसके द्वारा एक संस्था, मतलब इसी का एक पार्ट है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का भी नहीं, UN का भी नहीं, ये नाबार्ड का है। याद रखेंगे, इसका नाबार्ड का है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है 25 जुलाई 2024 को राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस नए वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया। तो किसके लिए, तो याद रखेंगे वो क्या है, बूस्ट जेन। ठीक है, बूस्ट जेन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जो राम मनोहर लोहिया ये इंस्टीट्यूट है, मतलब आयुर्वेद संस्थान है, लखनऊ की इस बीमारी के कारण, मतलब राम मनोहर लोहिया लखनऊ की इस बीमारी के कारण बूस्ट जेन वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है। तो वो बूस्ट जेन वैक्सीन किसके लिए परीक्षण कर रहा है, तो ये DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये बूस्ट जेन पूछ सकता है किसके वैक्सीन के परीक्षण कर रहा है, किसके वैक्सीन पर परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ठीक है, तो ये याद है, DPT याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं। लिखा गया जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत डायरिया के प्रसार को रोकने और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल की है। तो किस योजना के तहत ये चल रहा था पूरा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये किस योजना के तहत ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा, ये आपका B वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है जुलाई 2024 में किस विश्वविद्यालय ने ब्राज़ील के साथ शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किस विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है, तो ये श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को किस सम्मान से नवाजा गया है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, ये क्या है, हंसराज गौरव सम्मान, इसी से नवाजा गया है। ठीक है, हंसराज गौरव सम्मान से इनको नवाजा गया है प्रशांत कुमार को। क्या है, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, सबसे बड़ा पद।
अब देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से की, मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी से की। क्या है, घर घर सोलर पहल की, तो वो कौन सी कंपनी है जिसने की, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। किसने, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी और उसकी जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, तो वो कौन सी नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किस नदी को, तो वो कौन सी नदी है, माला नदी। ठीक है, कौन सी, माला नदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी और उसकी जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित, तो माला नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जुलाई 2024 में भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ IIITL के छात्रों ने तनाव मुक्त करने में मदद करने के लिए किस प्रकार के शिक्षक की नियुक्ति की, तो यहाँ पर IIIT लखनऊ में तनाव जो बच्चे रहते थे उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए कथक एक शिक्षक की व्यवस्था की गई कि ये आप कथक कहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन से शिक्षक की, कथक शिक्षक की व्यवस्था की जाए कि एक क्लास आप भी लीजिए, थोड़ा सा तनाव मुक्त रहें बच्चे। अब यहाँ पर 8 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसके विरुद्ध अभियान शुरू किया है, तो किसके विरुद्ध अभियान शुरू किया है, तो जो अनफिट स्कूल वाहनों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, अनफिट स्कूल वाहनों के लिए यह शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है लखनऊ विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो किसके साथ मतलब ये समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये बायोटेक पार्क लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र किस भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा, तो किस भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा, सिंहली भाषा में। किस भाषा में, सिंहली भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है किस जिले की आपातकालीन पुलिस सेवा UP 112 ने त्वरित संचालन के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मतलब जो 112 इमरजेंसी सेवा नहीं होती पुलिस की, पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा ज़िला है जो बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा है, इस मतलब काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब कोई भी कॉल करता है तो क्या होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स आता है उसका, तो वो कौन सा ज़िला है, वो बाराबंकी ज़िला है। तो याद रखेंगे वो कौन सा ज़िला है, वो बाराबंकी ज़िला है। ये 2 जुलाई 2024 को किसे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है कानपुर का कुलपति, तो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन कब से शुरू किया गया है, तो ये कब से शुरू किया गया है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नवंबर 2024 वो किया जाएगा, तो कब से, नवंबर 2024 से किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ, तो लखनऊ से ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब लखनऊ से खीरी तक जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी तक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट, ठीक है, उद्यान हेलीकॉप्टर उद्यान मतलब इसी पर डेडिकेटेड रहेगा दुधवा से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा गया 46 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के कितने रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कितने, 150। ठीक है, याद रखेंगे 150 रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 150। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है IIM लखनऊ की किस शोध परियोजना के अनुसार अयोध्या उत्तर प्रदेश की शीर्ष पर्यटन स्थल में से उभरा है,
तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन के रूप में उभरा है। तो ये करें किस शोध परियोजना के अनुसार, ठीक है। तो वो कौन शोध किया है, तो ये कौन किया है शोध, सेंटर फॉर मार्केटिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है, तो इसी ने शोध किया है। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा कि अयोध्या है, ठीक है, शीर्ष पर्यटन मतलब जब से वहाँ पर राम मंदिर बना है वैसे भी आप देखिए वहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, ठीक है। तो मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका कर नियमों को कब अधिसूचित किया गया, तो 28 जून 2024 को अधिसूचित किया गया। यहाँ पर देखते हैं बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों में शामिल व्यक्तियों को कितनी सज़ा का प्रावधान है, तो कितनी सज़ा का प्रावधान है, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत सेवा प्रदाता को कितने वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, तो कितने मतलब किसी कॉलेज को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने के लिए, 4 वर्षों के लिए, याद रखेंगे कितने, 4 वर्षों के लिए। ये हर स्टेट एक ने एक बिल ला रहा है नकल रोकने के लिए, लेकिन कोई स्टेट अभी तक सफल नहीं हो पाया, ठीक है, सब लेकिन सिर्फ कानून लाते हैं। केंद्रीय बजट में कोसी नदी के जल के दोहन और उपयोग के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित, अभी जो बजट आया था उसमें बिहार को बहुत ही ज़्यादा पैसा मिला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोसी नदी परियोजना है उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो कोसी नदी 11,500 करोड़ रुपए मिला था, ठीक है, तो याद रखेंगे 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था बजट में, ठीक है, कोसी नदी के जल दोहन और उपयोग के लिए, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बाढ़ जब आता है तो कैसे बाढ़ आता है, इधर से आ रहा है पानी, कब पता नहीं इधर से चला जाने लगा, ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इसका पता नहीं रहता किस तरफ से बहने लगे। कोसी नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कोसी नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ सूर्य कोसी, अरुण, तैमूर, ठीक है, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने किस 2 मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की, तो बताइए किन 2 मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की, तो वो कौन कौन से मंदिर हैं, तो वो है विष्णुपद मंदिर, ये बिहार में है, महाबोधि मंदिर ये भी आपका बिहार में है, तो इसी दोनों के लिए घोषणा की गई, ठीक है। यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, जैसे विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर नहीं बनाया गया है, वैसे यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं विष्णुपद मंदिर किस जिले में किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, फल्गु नदी पर है, ठीक है, जिले मतलब गया, ये कहाँ पे है विष्णुपद मंदिर, ये गया में है, याद रखेंगे गया में है विष्णुपद मंदिर, नहीं तो आप भूल जाएं, तो विष्णुपद मंदिर गया में है और फल्गु नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की किस सूची, तो विश्व धरोहर की सूची में महाबोधि मंदिर को मान लिया गया है, ठीक है, मतलब शामिल किया गया, मान नहीं लिया गया, शामिल ही कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। करा है विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पदचिन्ह की लंबाई कितनी मानी जाती है, ये पूछ रहा है इसमें, तो कितनी मानी जाती है, ये 40 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ पर माना जाता है कि जो भगवान विष्णु एक कोई राक्षस था उससे जो लड़ने गए थे, मतलब उसी से उस लड़ रहे थे, तो वहीं पर इनका पैर का चिन्ह दिखाई देता है, ठीक है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ये यहाँ पर ये छोटा सा थोड़ा कर देते हैं, हाँ, यहाँ पर कह रहा है बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार राज्य के नगर निकायों में सीधे चुने गए मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद या उप
और पार्षद के खिलाफ कितने वर्षों के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब के खिलाफ कब मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसा हुआ था यहाँ पर कि पहले 2 वर्ष में लाया जा सकता था, लेकिन अब अगर 5 साल तक इनके ऊपर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जैसे देखते नहीं, मेयर होते हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में चेयरमैन होते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ऐसे वहाँ भी होते हैं। तो क्या होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव 2 साल के अंदर ला दिया जाता था, लेकिन अब 5 साल तक अगर चुन लिए गए तो चुन लिए गए, मतलब इनको कोई हटा नहीं सकता अब। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ तो लाया ही जा सकता है। ठीक है, क्या है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सॉरी, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों की भर्ती की बिहार राज्य की विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत लाना। बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। तो बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया, अवधेश नारायण सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधानसभा की नहीं बात कर रहे हैं, विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो इस किसने किया, नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, याद रखेंगे किसने, नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करा भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप बनी है। क्वेश्चन हमने बताया था, मानवी मधु कश्यप बनी है, याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है केंद्र सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी, तो केंद्र सरकार ने गया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी। जब आप क्रॉनिकल पढ़ेंगे इस मंथ का जो है, तब ये सब क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि यही सब क्वेश्चन जो उसमें थ्योरी के पार्ट में दिया था, यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, बिहार के नवादा जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन किस खेल में हुआ। तो उनका किस खेल में चयन हुआ, हैंडबॉल खेल में चयन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनटीपीसी के पूर्व स्वामित्व वाले औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन को किस चरण में मंजूरी दी गई। तो किस चरण के, दूसरे चरण की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करा बिहार की अनिमा कुमारी को किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो बिहार की अनिमा कुमारी ने किस प्रतियोगिता में किस रजत पदक जीता। तो ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है, ये क्या है, एक बाधिर प्रतियोगिता। ठीक है, ठीक है, ये ब्लाइंड। ठीक है, उसी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता शतरंज में। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार की अनिमा कुमारी। नेक्स्ट देखते हैं, करें लार्सन एंड टर्बो को बिहार के किस जिले में सोलर पीवी प्लांट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है। तो कहाँ पर, लखीसराय में। ये बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल के नए संयोजक के रूप में किसकी नियुक्ति की। तो किसकी नियुक्ति की, विजय कुमार चौधरी की नियुक्ति की। और देखिए यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस जिले में काबरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। तो एनजीटी ने जो काबरताल आर्द्रभूमि है उसकी जांच के लिए, तो वो किस जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस जिले की बात कर रहे हैं, तो ये बेगूसराय की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेगूसराय की। नेक्स्ट देखते हैं,
70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो अभी ये तो इम्पोर्टेंट है कि कब शुरू हुआ था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रामायण मंदिर है कहाँ। तो कहाँ पर? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर है। कब शुरू किया गया था? तो याद रख लीजिए जून 2023 में शुरू किया गया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर है, ठीक है, का निर्माण शुरू हुआ है। 14 जुलाई को 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो उन्होंने किस परियोजना का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पर किया? ये मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत किस महाविद्यालय को विशेष रूप से विकसित किया गया है? इंदौर में है एक अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्यिक महाविद्यालय, इसी को विकसित किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का कह रहे हैं जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसने लिया लोकपथ मोबाइल ऐप को। लोकपथ मोबाइल ऐप कहाँ है? ये देखिए लोकपथ मोबाइल ऐप, इसका काम क्या होता था? सड़क संबंधी समस्याओं का समाधान करना। ये देखिए लोकपथ मोबाइल ऐप का काम क्या होता था? सड़क संबंधित समस्याओं का समाधान करना। जैसे बिहार में हमने कल ही बताया था कि एक लेडीज थी, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। वो एक वीडियो बनाई थी जो उनका रोड था उसी का, उस पर पानी काफ़ी बारिश हुई थी और पानी भरा था, जाने आने का रास्ता नहीं था, ठीक है। तो उसी की बनाई थी, तो शायद इसीलिए लॉन्च किया गया। देखिए क्या किस लिए लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च किया गया। लोकपथ मोबाइल ऐप को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, पढ़ लीजिए वैसे बस, सिर्फ इतना याद करिए। लोकपथ किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क से रिलेटेड यह ऐप है। 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो भजन लाल शर्मा ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो याद रखेंगे किस योजना का? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को कितने रुपए मिलेंगे? तो कितने रुपए? 2000 रुपये मिलेंगे प्रति वर्ष, ठीक है। तो 6000 और मिलते हैं और 2000 और मिल जाएंगे, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा किसानों का। जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो IT सक्षम युवा योजना 2024 लॉन्च किया। इसमें होता क्या है कि मतलब ये जो IT युवा हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन में IT तो ये सब बैकग्राउंड से हैं, अगर उनको ट्रेनिंग लेना है तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगा। उसमें कितना रुपए मिलेगा ये पूछ रहा है। उसमें कितना रुपए? 20,000 रुपये मिलेगा। 7वें महीने 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। 6 महीने 20,000 रुपया। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी, तो ये पूछेगा कि कहाँ की पहली पक्षी गैलरी खोजी गई है? तो खोजी नहीं गई, खोली गई है, ठीक है, स्थापित की गई है। तो उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में पहली पक्षी गैलरी थी। यहाँ पर क्या होगा? पक्षी नहीं दिखाए जाएंगे, पक्षियों के तस्वीर दिखाए जाएंगे। 200 से अधिक जो तस्वीरें हैं वहाँ पर दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो कितनी यहाँ पर लिखा गया उत्तराखंड की पक्षी गैलरी में कितनी से अधिक पक्षी की तस्वीरें उपलब्ध हैं? तो ये 250 से अधिक पक्षी की तस्वीरें उपलब्ध हैं। इतना याद रखिएगा हरिद्वार में पक्षी गैलरी खोला गया है। अब यहाँ पर देखें हरिद्वार की बात नहीं, सॉरी हरिद्वार ने देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में पक्षी गैलरी स्थापित किया गया है। हरिद्वार आ रहा है दिमाग में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 जुलाई 2024 को झारखंड के सभी अभ्रक खाद्यान्नों से किस संस्था ने बाल श्रम मुक्त घोषित किया? ठीक, तो किस संस्था ने बाल श्रम
तो NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या होता था यहाँ पर, जो अभ्रक की खाद्यान्ने थे वहाँ पर बच्चे काम करते थे। ठीक है, तो बच्चों की भी गलती नहीं है और उसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है। हो सकता है कुछ गरीब बच्चे रहे हों, वो अपने मतलब काम के लिए पैसे के लिए करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के तहत किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2004 में कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा किए गए शोध के अनुसार कितने बच्चे अभ्रक में शामिल थे, तो यहाँ पर उस समय जब शोध हुआ था तो क्या 5000। ठीक है, 5000 बच्चे 2004 में लगभग शामिल थे। ठीक है, लेकिन 2019 आते आते कितने हुए, लगभग 20,000 हो गए। 2019 तक झारखंड में अभ्रक खाद्यान्नों में बाल मजदूरों की संख्या कितनी हो गई, तो ये कितनी हो गई, 20,000 हो गई। ठीक है, देखिए कितने जल्दी से बढ़ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला तारामंडल किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, दंतेवाड़ा में। ठीक है, थोड़ा सा नक्सल एरिया है लेकिन यहाँ पर पर्यटन का विकास होगा तो नक्सल थोड़ा सा कम होगा। तो मेन चीज़ है, अगर लोगों को रोज़गार बढ़िया मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा तो कोई नक्सल बनना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। हाँ, जो आतंकवादी होता है उनका अलग मोटो होता है। ठीक है, जो आतंकवादी होते हैं और नक्सल होते हैं इनसे दो फ़र्क होता है। जो नक्सल होते हैं वो अपने सराउंडिंग के चीज़ों से परेशान होते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता ज़्यादा। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो बहुत से और उनके जो जंगल हैं जहाँ पर वो नक्सल रहते हैं उनका अतिक्रमण कर लिया जाता है। किसके द्वारा, कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए वो सब नक्सल बन जाते हैं। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो धर्म को लेते हैं। ठीक है, जिसको समझाना मुश्किल ही नामुमकिन है। अगर किसी के दिमाग में धर्म घुस जाता है, धर्म इंटर कर जाता है अंदर, ठीक है, तो मतलब फिर वो कुछ नहीं देखता, फिर वो सिर्फ मतलब हिंसा पर ही उतारू होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे धर्म को ज़्यादा तवज्जो उतना नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने धर्म को आप मानिए, जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं उस पर श्रद्धा रखिए। ठीक है, विश्वास करिए, लेकिन ये नहीं ब्लाइंड की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के डिजिटल तारामंडल की स्थापना के लिए किस मंत्रालय और संगठन की मदद ली जा रही है, किस मंत्रालय और संगठन की मदद ली जा रही है, तो वो संस्कृत मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM। ठीक है, याद रखिएगा इसके द्वारा स्कीम संस्कृत मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किस आयु के वर्ग की महिलाओं को मासिक भत्ता प्रदान करेगी, तो बताइए किस वर्ग की आयु की महिलाओं को, तो जिनकी एज 21 से 65 वर्ष होगी उन्हीं को प्रदान करेगी। ठीक है, कितना, 21 से 65 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, तो कौन सी महिलाएं पात्र होगी, जिनकी मतलब जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होगी, वो इसके लिए पात्र होगी। कितना, 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए, तो वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए पेंशन की घोषणा की थी। कब घोषणा की, 17 जुलाई 2024 को। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर करें वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन हैं। ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन हैं, तो ये विट्ठल हैं। याद रखेंगे, विट्ठल हैं वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता। यहाँ पर करें गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना को जुलाई 2024 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना, तो कौन सा वह
है तो वो श्रमिक बसेरा योजना है। अब देखिए श्रमिक बसेरा योजना क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे दिन भर देखते नहीं होंगे आपके आसपास कई मजदूर भैया लोग काम करते रहते हैं, तो शाम को हो सकता है उनके पास रहने का घर ना हो। जैसे कई लोग जो लोग दिल्ली में जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं तो कई लोग फुटपाथ पे ही सोते हैं, तो क्या होता है उनका, तो जो फुटपाथ पे सोते हैं तो गुजरात सरकार ने वहाँ पर ये किया है कि 5 रुपये में घर प्रोवाइड किया जाएगा एक दिन के रहने के लिए। आप 5 रुपये दीजिए, एक दिन आराम से आप पूरी रात सोइए, फिर जाइए सुबह काम करिए, शाम को फिर आइए 5 रुपये दीजिए, फिर आप सोइए फिर जाइए। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, 5 रुपये में आपको पूरा सही नींद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर श्रमिक बसेरा योजना के अंतर्गत यही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 में उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में की पारंपरिक मिठाई मगजी लड्डू को क्या, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, बस याद रखेंगे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मगजी लड्डू की उत्पत्ति कब हुई और इसे किस संत के चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया था। ठीक है, तो ये बताइए किस संत ने चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया था, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई ये बताइए। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई, 1300 से 1400 ईस्वी में हुई थी, श्रीधर स्वामी ने अर्पित किया था, बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर करा 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने लद्दाख में किस सुरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया, बताइए लद्दाख में किस सुरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरा संभावना है, पूरा देखिएगा। सिक्किम ला सुरंग, याद रखेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जैसे मोदी जी ने पहले भी कई सुरंगों और पुलों का उद्घाटन किए हैं, तो उस पर क्वेश्चन आपके पेपर में बना हुआ है, तो इस पर भी बन सकता है, तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया है। सिंकुला सुरंग कहाँ पर, लद्दाख में, कब किया, 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल, मतलब गए नहीं थे, टीवी के थ्रू किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिकुला सुरंग की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी पूछ सकता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी इसकी ऊंचाई है, 15,800 फीट है। ठीक है, कितना, 15,800 फीट इसकी ऊंचाई है। देखिए कितना विशाल है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये बहुत मतलब ये जो है सबसे ऊंचा सुरंग माना जा रहा है। ठीक है, तो ये 15,800। देखिए यहाँ पर सिकुला सुरंग किस रोड पर बनाई जा रही है, तो ये किस रोड पर बनाई जा रही है, तो ये नीमू पदुम दारचा रोड पर बनाई जा रही है। ठीक है, ये इसी के रोड पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिकुला सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है, तो सिकुला सुरंग का निर्माण कौन कर रहा है, बीआरओ कर रहा है, सीमा सड़क संगठन कर रहा है बीआरओ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कर रहा है 20 जुलाई 2024 को सिक्किम सरकार द्वारा किस नए आदेश की घोषणा की गई। ठीक है, तो सिक्किम सरकार द्वारा किस नए आदेश की घोषणा की गई, तो उसके द्वारा कहा गया जो पर्यटक बाहर से आएंगे वो अपने साथ कूड़ा बैग भी लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि कूड़ा उसमें रखें, पर्यटक वाहनों में कूड़े बैग अनिवार्य कर दिया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पर सिक्किम सरकार ने, ठीक है, सिक्किम सरकार के द्वारा नए आदेश की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, करा सिक्किम में पर्यटक को कचरा प्रबंधन और पर्यावरण स्थिरता के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए हेलो मेघालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। हेलो मेघालय एक OTT प्लेटफार्म है, ये जानते हैं जैसे अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, ये सब देखते हैं, ये एक OTT प्लेटफार्म है। ठीक है, तो इस OTT प्लेटफार्म पर जो मतलब देश के लेवल पर मूवी होती हैं या स्टेट लेवल पे मूवियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मूवियाँ और कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, इस पर विदेशों की भी इसमें मूवियाँ सीरियल्स आते हैं, इस चाहे नेटफ्लिक्स की, अमेजन प्राइम की, कोई भी बात की है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट अपना लॉन्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि ये जो OTT प्लेटफार्म है इस पर जो स्थानीय लोगों की संस्कृति है, नृत्य है
किसी का टैलेंट है उस पर दिखाया जाए, ठीक है, तो आगे बढ़ने का चांस दिया जाता है इस पर। तो हेलो मेघालय ये क्या होता है, इसका मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है, स्थानीय सामग्री और निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना, जो हमने बताया वही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो ये हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की, कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता, ठीक है, याद रखिएगा ये कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता। अब जैसे क्रिएटर जो होते हैं अपना कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हैं जो मेघालय के होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ मेघालय किस राज्य के बाद भारत का दूसरा राज्य बना। तो ये केरल, पहले केरल में OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, केरल का OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये मेघालय का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्या है, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसका ये भी है। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करिए प्री और मेंस के लिए आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम ये कहाँ का लॉन्च किया गया, किस प्रदेश का है, तो याद रखिएगा तेलंगाना का है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कहाँ का, तेलंगाना का है। नेक्स्ट देखते हैं करा राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम कार्यक्रम को तहत किस वर्ग के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, की जाएगी, प्राप्त होगी। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब सबको कह सकते हैं प्रदान होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं करा जुकाती जगन्नाथम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जुगाती जगन्नाथम को श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं करें श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार किस दिन की जयंती पर घोषित किया गया, ठीक है, तो किसकी जयंती पर, तो दशरथी कृष्णमाचार्य की जयंती पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं थाजा ग्राम पंचायत ने किस रजिस्टर को अपडेट किया। थाजा ग्राम पंचायत ने किस रजिस्टर को अपडेट किया, तो बताइए, तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी सेंटर PBR, ठीक है, इसी को अपडेट किया। नेक्स्ट देखते हैं पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के अपडेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य भी पूछ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्यों अपडेट किया गया, तो इसको जैव विविधता के रिकॉर्ड का संग्रह करने के लिए, ठीक है, तो जैव विविधता के रिकॉर्ड का व्यापक संग्रह करने के लिए इसको आपको अपडेट किया गया। अब यहाँ पर देखिए थजाकारा ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है। थजाकारा ग्राम पंचायत किस जिले में स्थित है, तो आलूपूझा, याद रखेंगे आलूपूझा में स्थित है, ठीक है, सॉरी इसी पर पहुँचे थे, आलूपूझा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR को अद्यतन करने की आवश्यकता किस अधिनियम के तहत अनिवार्य की गई है। तो किस अधिनियम के तहत, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अनिवार्य की गई है, ठीक है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR, ठीक है। बस अब इतना ही शायद है आज, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप पहले आप क्रॉनिकल को पढ़िए, इसके बाद इस सब क्वेश्चन को करिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए, वीडियो पढ़ा है थ्योरी का वहाँ पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको करिए चाहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।